Yes, student. Good morning, students. वेलकम टू फिलर फॉर्म चैनल स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स आज नए आए हैं उनको बता दूं, यहाँ पर जो है सी टेट के लिए जो आप पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज़ का जो है पेपर, उसके लिए जो है ये सेकंड पेपर होता है सी टेट में। और एच टेट में जो है ये भी लेवल थर्ड होता है पीजीटी हिस्ट्री का। तो यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और अभी मैं जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका जो है एग्जाम्स वो है क्लियर हो पाएगा। तो आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट्स नए आए हैं वो टाइम याद रहे, 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है और मंडे टू सैटरडे होती है। और यहाँ पे आपको जो है सोशल स्टडीज़ की क्लास है, आपकी जो पहली 9 बजे सी टेट के लिए जो क्लास का बैच शुरू होता है, ये जो है 9 बजे से शुरू होता है। तो उसमें स्टूडेंट्स रेगुलर रहिए, जितना आप रेगुलर रहेंगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स ने जो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो जाके देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे मैंने करवाए हैं। सिविक्स की बात करूँ तो वहाँ फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, संघवाद जिसको बोलते हैं, पार्लियामेंट पर क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में वहाँ से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा सी टेट का अलग से बना हुआ है टेलीग्राम चैनल, आप जो है उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको जो है हर क्लासेस के हर जितने भी हमारी सी टेट बेंच में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनके जो अपडेट्स आपको चाहिए वो वहाँ से मिलेंगे। और आपको जो फ्री में स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो हमारा ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे यूजीसी पेपर फर्स्ट के जो है टेलीग्राम चैनल से जो स्टूडेंट यूजीसी नेट एनटी नेट हिस्ट्री की तैयारी करें वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि हु इलेक्ट्स और अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। आप जो है इसका आंसर चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। और उस आर्टिकल्स का भी आपको नाम बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल्स के जरिए जो है उसका जो है नियुक्त करने का लिखा गया है, कौन सा जो संविधान का अनुच्छेद है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट जानते हैं वो आंसर जो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस विवेक, आर्टिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप जब सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जिसको नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसमें से जो क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं, आर्टिकल्स की आर्टिकल्स किससे संबंधित हैं, आर्टिकल्स बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपके आपसे यहाँ दो क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एक तो किसके द्वारा की जाती है, और दूसरा मैंने क्वेश्चंस पूछा है कि कौन सा आर्टिकल्स जो है प्रधानमंत्री के नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। तो आप इन दो के आंसर्स चैट बॉक्स में बताइए। यस विवेक, धीरज, जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब धीरज, विवेक, आप जो है दीपक, आप इन सबका अगर आर्टिकल पता है तो वो भी आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो जो आर्टिकल जो 75 है वो जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताता है। अच्छा, तो राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, उसको कौन से स्तर में जो है बहुमत होना चाहिए। और स्टूडेंट्स को पता है तो ये भी आप लिखिए कि प्रधानमंत्री को संसद के कौन से सदन में जो है बहुमत होना चाहिए, उसी को जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री बनाता है। यस विवेक, 75 जो उसकी नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, और जो 78 आर्टिकल आपने लिखा है, ये 3 आर्टिकल्स हैं जो प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं। तो जो 78 जो आर्टिकल्स है, ये उसके प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है कि जो भी फैसले प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में लेता है, उसके बारे में वो सारी जानकारी उसको राष्ट्रपति को देनी होती है। तो उसे प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य बनते हैं, उनकी जानकारी जो वो निर्णय लेता है कैबिनेट में अपने में, उसके बारे में उसको जो है राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो ये 78 आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है। 3 आर्टिकल्स जो है प्रधानमंत्री से 74, 75 और 78 जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यस सुमन, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो है प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसको जो लोकसभा में उसके पास जो है बहुमत होना चाहिए। वैसे वे संसद का सदन में दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसे जो है लोकसभा में जो है बहुमत होना चाहिए। उसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करता है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है हमारा सिविक्स का है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सुमन, दीपक, विवेक, अजय सभी ने जो है राइट आंसर बताया, सभी स्टूडेंट्स ने। तो इस तरीके से आप जो है पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आज जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो ज्योग्राफी के ऊपर होंगे स्टूडेंट्स। मैंने बोला आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और स्टूडेंट्स व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैं आपको प्रॉब्लम आ रही है हमारा जो सीटेट का, वहाँ और भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। वहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप जो है वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो दिए गए व्हाट्सअप नंबर है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिलर फ्रॉम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज जो है हमारे क्वेश्चंस वो ज्योग्राफी के ऊपर हैं स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की एमसीक्यू की क्लासेस पहले भी हो चुकी है, और ये सेकंड ज्योग्राफी के ऊपर क्लासेस है एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा ये आपको क्वेश्चंस देखने में। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं तो उनको आंसर आता होगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो घूर्ण अक्ष होता है वो अत्यधिक झुका हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये इंग्लिश में कंटेंट है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं तो जिनको आंसर आता है तो वो बता सकते हैं कि रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टाइल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूरेनस का जो है सबसे ज़्यादा जो है रोटेशनल जो एक्सिस होता है वो सबसे ज़्यादा झुका होता है। तो ज्योग्राफी का थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सौरमंडल से संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, छोटा ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और नेबुला। तो छोटा ग्रह भी जुड़ा हुआ है, धूमकेतु, ग्रह, ये सब जो है सौरमंडल से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो नेबुला है ये जुड़ा हुआ नहीं है सौरमंडल से। जो नेबुला क्या होता है, नेबुला जो होता है गैसों का जो है बादल होता है।
नेबुला गैसों का घना बादल होता है जिसमें मुख्य रूप से क्या चीजों से बना होता है? ये हीलियम, हाइड्रोजन और धूल से बना होता है। तो नेबुला के बारे में पूछा जाता है कि ये क्या होता है? गैसों का घना बादल होता है, इसमें हीलियम, हाइड्रोजन और धूल होती है, ये होते हैं। और इन्हीं से जो है आकाश गंगाएं बनती हैं। और ये भारी अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बादल होता है जो रात के आकाश में या तो अस्पष्ट उज्ज्वल के रूप में या एक अन्य चमत्कार पदार्थ के रूप में अंधेरे में दिखाई देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए नेबुला क्या है। ये ज्योग्राफी की कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। और बादल किन से बना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, हीलियम, हाइड्रोजन और धूल से। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसको स्टूडेंट्स आप जो है इंग्लिश में देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम? तो स्मॉल प्लैनेट, कॉम्पैक्ट्स प्लैनेट, ये सभी तो these are related to solar system, but nebula is not related to solar system. What is nebula? uh, Examiners may ask in exams. So nebula is the clouds of gases, mainly helium, hydrogen and dust, and they occur at primary stage, and from them galaxies are formed. It is a cloud of gas and dust in outer space, and they are visible in the night sky either as an indistinct bright or a dark against other luminous matters. तो आई होप ना आप समझ गए होंगे नेबुला क्या होता है। जो धूमकेतु होता है वो डैश के ओर चारों ओर घूमता है। तो किसी को पता है? ओके ओके स्टूडेंट्स, धीरज सोशल स्टडीज के जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता है और सिविक सब्जेक्ट आता है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट आता है और हिस्ट्री। चार सब्जेक्ट जो है वो आपके जो सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है जिसको एसएसटी बोलते हैं, उसके अंदर जो आपको चार सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। चारों आपके उसके अंदर आएंगे। तो आज का जो ज्योग्राफी के ऊपर है, सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और जो जिन स्टूडेंट का सीटेट का भी सेकंड पेपर ज्योग्राफी है तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और जो यूजीसी एंड नेट हिस्ट्री में ज्योग्राफी का पेपर देंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। तो जो धूमकेतु होता है वो जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जो धूमकेतु होते हैं वो अत्यधिक अंडाकार कक्ष में जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो धूमकेतु के बारे में है ये क्वेश्चंस कि धूमकेतु जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये अंडाकार कक्षा में घूमते रहते हैं। सूर्य के अपने ऊपरी भाग में लौटने से पहले वे सौर मंडल की गहराई में हजारों वर्ष बिता सकते हैं। तो इस तरीके से जो है धूमकेतु केपलर के नियमों का पालन करते हैं। वे सूर्य के जितने करीब होते हैं उतनी ही तेजी से चलते हैं। तो धूमकेतु जो है सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो केपलर के जो नियम हैं उन्होंने बताया था कि जो धूमकेतु जो है सूर्य के जितने करीब होगा वो उतने ही तेजी से चलते हैं। तो रीजन भी यही पूछा जाता है कि वो कब कितनी तेजी से चलते हैं, जब वो सूर्य के जितने ज्यादा करीब होंगे। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया। जो धूमकेतु होता है वो सूर्य के चारों ओर जो अंडाकार कक्षा में ही घूमता रहता है। और जो है वो जो केपलर ने नियम बताए हैं कि ग्रह किस प्रकार से जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो ये सूर्य के जितने ज्यादा करीब होते हैं वो उतने ही ज्यादा तेजी से चलते हैं। तो comets revolve around the sun
थोड़ा आज हमने जो स्लाइड का वो पैटर्न चेंज किया इसलिए थोड़ा सा। तो comets go around the sun in a highly elliptical orbit. They can spend hundreds and thousands of years out in the depths of the solar system before they return to the sun at their uh, comets follow Kepler's laws. The closer they are to the sun, the faster they move. तो ये आपको जो केपलर का नियम है इसको पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। जो केपलर के नियम है ना कि किस प्रकार से जो है ग्रह सूर्य के जितने करीब होगा वो उतने ही जल्दी फास्ट मूव करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो केपलर का नियम बताए हुए हैं वो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा जो ग्रह होता है वह घूर्ण और परिक्रमा में समान दिनों का समय लेता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो है सेम समय लेता है वो होता है वीनस। तो जो हमारा शुक्र ग्रह है जो एक चक्कर पूरा करने में अपनी परिक्रमा से अधिक समय लेता है और एक चक्कर पूरा करने में जो है 243 दिन लगाता है और एक चक्कर पूरा करने में वो जो है इतने दिन लगाता है। तो जो वीनस होता है, वीनस planets takes the same number of days for rotation and revolution। तो जो यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। The Venus planets takes the same number of days for rotation and revolution। अच्छा ये भी पूछा गया है वे ग्रह जिनकी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं तो कौन से हैं? वो बुध और जो है शुक्र होते हैं जिनका कोई भी जो है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बाकी सभी के उपग्रह होते हैं लेकिन बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके कोई भी जो है प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि किसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं। The planet that have no natural satellites are Mercury and Venus। ग्रहण जब लगता है तो उसके सबसे काले भाग को क्या कहा जाता है? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जो है ये एग्जाम्स में याद रखने पड़ेंगे कि ग्रहण के समय जो छाया का सबसे काला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको उम्ब्रा कहा जाता है। उम्ब्रा ये टर्म आपको ये जो याद रखनी पड़ेगी उम्ब्रा। तो जब ग्रहण लगता है तो जहाँ पर सबसे ज्यादा छाया का काला भाग होता है उसे ये उम्ब्रा कहा जाता है। The darkest part of the shadow during the eclipse is umbra। ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स। ये जो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के हैं ये फ्री में आपको जो है आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सनस्पॉट डैश का कारण बनते हैं। तो जो ये चीज़ें हैं सूर्य की तरफ चुंबकीय तूफान ये सब कुछ जो है ये इन्हीं के कारण जो है सनस्पॉट के कारण जो है ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सूर्य की सतह पर चुंबकीय तूफान और ध्रुवीय अरोरा होते हैं। तो सनस्पॉट के कारण ही क्या है सूर्य की जो सतह होती है उस पर ये चीजें होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सभी।
सनस्पॉट के कारण ये चीजें होती है। ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया और सूर्य की सतह पर चुंबकीय तूफान, ये सब बनते हैं। द सन द सन स्पॉट्स कॉजेस, तो इसके ये सभी ऑप्शंस जो है इसके करेक्ट आंसर्स हैं। Magnetic storms on the surface of the sun, polar aurora, aurora borealis and the aurora australis। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो सभी आएगा। अच्छा, बोना ग्रह कौन सा है? तो जो एरिसो होता है, तो एरिस सौरमंडल का सबसे बड़ा बोना ग्रह है और 1840 में नेपच्यून और उसके चंद्रमा की खोज के बाद से जो है सूर्य के चारों ओर कक्षा में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ये जो है एक पिंड है। और इसका व्यास जो है इतना है, 2400 से लेकर 3000 किलोमीटर के बीच में है। तो बोना ग्रह का सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको नाम याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखना, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो जो है एरिस जो है वो बोना ग्रह है, बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है और कुछ इसमें आपको याद नहीं रखना है। विच ऑफ दिस इज ए ड्वार्फ प्लैनेट, तो यहाँ पे आपको जो है याद रखना है एरिस। आकाश, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा लॉजिकल बेस्ड है। तो आकाशीय पिंडों की ऊंचाई जो है वास्तव में जितनी है उससे ज्यादा क्यों दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो आकाशीय पिंडों की ऊंचाई उनकी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा इसलिए दिखाई देती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो वायुमंडल अपवर्तन क्या होता है? एक सीधी रेखा से जब प्रकाश या अन्य विद्युत चुम्बकीय तरंग का विचलन है, क्योंकि ऊंचाई के कार्य के रूप में वायु में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। और यह अपवर्तन जो है वायु के माध्यम से जो है प्रकाश के वेग में वृद्धि के घटते क्रम के कारण ऐसा होता है। तो आपको बस ये फैक्ट याद रखना, आकाशीय पिंडों ऐसा किस लिए होता है, वो जुड़ा हुआ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। The altitudes of heavenly bodies appear to be greater than they actually are. The altitudes, this is due to the atmospheric refractions. The altitudes of heavenly bodies appear to be greater than they actually are because atmospheric refractions के कारण ये ऐसा होता है। निम्न में से जो है जो एक कमजोर वलय दिखाता है वो कौन सा है? तो बृहस्पति है। तो बृहस्पति की धूल भरी जो वलय प्रणाली शनि की तुलना में देखने में कठिन है, लेकिन फिर भी यह महा है। तो ये इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बृहस्पति। ये आपके जो सौर मंडल से में जो ग्रह हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। The planet amongst the following that shows a faint ring is dash, तो इसका जो राइट आंसर है जुपिटर। जो धूमकेतु आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्यमंडल के चारों ओर घूम रहे हैं,
तो ये कौन सी कक्षाओं में घूमते हैं? ये अंडाकार कक्षाएं होती हैं जो आमतौर पर एक लंबी चमकदार पूंछ के साथ होती है। तो ये है इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें राइट आंसर ये होगा। तो जो धूमकेतु आकाशीय पिंड होते हैं जो अंडाकार कक्षाओं में सौरमंडल के चारों ओर घूमते हैं और ये आमतौर पर एक लंबी चमकदार पूंछ होती है। धूमकेतु एक बर्फीला छोटा सौरमंडल का पिंड है जो सूर्य के करीब से गुजरने पर जो है गर्म हो जाता है और गैसों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो धूमकेतु के बारे में है, ये जब गैसों को छोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को जो है आउट गैसिंग कहा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि धूमकेतु जो आकाशीय पिंड होते हैं वो सूर्यमंडल के अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ये जो है सूर्य के जब पास होते हैं तो ये गैसों को छोड़ते हैं और इस गैसों को छोड़ने की क्रिया को आउट गैसिंग कहते हैं। तो कॉमेट्स आर द celestial bodies moving about the solar system in dash. The elliptical orbits usually accompanied by a long shining tail. Comets are the celestial bodies moving around the solar system in elliptical orbits, usually accompanied by a long shining tail. Uh, comets is an icy small solar system body that when passing close to the sun they getting warms and begins to release gases, and this process is called outgassing. आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य की एक परिक्रमा की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। सी आंसर है इसका। तो आकाश गंगा वर्ष जिसे एक ब्रह्मांडीय वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको आकाश गंगा वर्ष को जो है ब्रह्मांडीय वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर एक बार सूर्य की परिक्रमा करने के लिए आवश्यक समय की अवधि है। जब सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है तो उसे जो है ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। The period of one revolution of sun around the center of the galaxy is called the cosmic year. तो ये cosmic year से जुड़ा हुआ है। The period of the one revolution of sun around the center of the galaxy is called cosmic year. सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो जो विनस होता है वो, जिसको शुक्र ग्रह कहते हैं, वो सबसे गर्म होता है। तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यद्यपि शुक्र सूर्य के सबसे निकट नहीं है, लेकिन इसका जो घना वातावरण होता है वो पृथ्वी को गर्म करने वाले ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है उसमें ज्यादा गर्मी होती है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, बस फैक्ट्स को याद रखना है, इसमें नाम को ही आपको जो है इसमें याद रखना है। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम?
तो Venus is the hottest planet system in the solar system. सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो विनस होता है, जिसे पृथ्वी से बिना सहायता के प्राप्त आंखों से भी देखा जा सकता, मतलब दूरबीन से देखने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है, और शुक्र ग्रह को इसकी जो है उज्ज्वल सुसंगत उपस्थिति के कारण जो है शुक्र को शाम का तारा, सुबह का तारा भी कहा जाता है। ये ज़्यादा चमकीला होता है, इसलिए हम इसे शाम को और सुबह देख सकते हैं। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह वो होता है आपका विनस, जिसको शुक्र ग्रह भी कहते हैं। Which is the brightest planet of the solar system? So Venus is the right answer. Which is also known as evening star and morning star because of its brightness. वह ग्रह जो आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से पृथ्वी से लगभग तुलनीय है, वह है। तो जो शुक्र है वो जो है पृथ्वी की सिस्टर ही कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में और व्यास में भी जो है समान है। तो आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से जो पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है वो शुक्र ही है। तो आपको विनस शुक्र को याद रखना है। तो शुक्र से जुड़े सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है, और पृथ्वी से जो इसका आकार और द्रव्यमान समान होने के कारण इसको जो है पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है, तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। द planet that is nearly comparable to Earth as regards its size and mass is, the right answer is Venus. Venus is also called the Earth's sister planet. The sister planet is called Venus. तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है ये क्वेश्चंस। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे ज्यादा तेज गति से घूमता है? तो वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो होता है हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जो 10 घंटे से कम समय में एक बार घूमता है। और इस तरीके से ये याद रखना है कि सौरमंडल का जो बृहस्पति ग्रह है वह जो है सबसे तेज गति से घूमता है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, सबसे तेज गति में ये चक्कर लगाता है। Which planet of the solar system spins on its axis at the fast rate? तो राइट आंसर इसका है जुपिटर। चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री के लिए दिन के समय चंद्र आकाश कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री गया हुआ है तो दिन के समय जब वहां पर उसको जो चंद्र आकाश कैसा दिखाई देता है, तो उसको वहां पर ब्लैक दिखाई देगा। जो चंद्रमा का एटमॉस्फेयर होता है वो जो है पतला होता है, इसलिए आकाश हमेशा वहां पर काला होता है। दिन के समय भी जो वहां का आकाश है वो काला ही दिखाई देता है। चांद द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो इसका समय है 1.3 सेकेंड लगते हैं। तो प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगाता है वो है ये। चांदनी मतलब प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, तो वो समय आपको याद रखना है 1.3 सेकेंड। सिर्फ यहाँ आपको सिर्फ फैक्ट्स याद रखना है। चांदनी प्रकाश से संबंधित पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का टाइम लेता है। The time required by moonlight to reach the earth is 1.3 सेकेंड। धूमकेतु डैश के चारों ओर घूमते हैं, तो सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
तो कॉमेट्स मूव अराउंड द सन। ग्रहों को डैश द्वारा उनकी संबंधित कक्षाओं में गति में रखा जाता है। तो जो वो अंडाकार, वो कोई भी ग्रह जो एक दूसरे के साथ टकराता नहीं, इसका क्या कारण है? तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है और जो केंद्रा प्रसारक होता है, बल होता है, या केंद्रीय बल जिसको कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय जो बल होता है, उसके कारण जो ग्रह होते हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में ही घूमते हैं, वो एक दूसरे की कक्षा में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये कारण है। तो इसका जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण जो है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वो किसी भी चीज को नीचे ही खींच लेता है, तो इसी प्रकार भी जो सूर्य में वहां पर भी जो गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल होता है, उसके कारण जो ग्रह है वो अपनी अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ये सीटेट का फॉर्म आरबीएससी वाले भर सकते हैं। उसमें जो है आप नोटिफिकेशंस को स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, फील कर सकते हैं आप उसको, फॉर्म को, और आपको दोनों एग्जाम देने चाहिए। अगर आपके दोनों एग्जाम्स हो जाते तो ये बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, जो सौर मंडल है, ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, और जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर सबसे ग्रह। तो जो सौर मंडल में जो हमारे ग्रह होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि सूर्य के चारों ओर कौन तेज गति से चक्कर लगाता है, सबसे गर्म कौन सा होता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है सीटेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको जब सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो इस तरीके से जो है आपको तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चंस बताया मैंने कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसमें जो ज्योग्राफी की आज ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आज कराए, इससे पहले भी मैंने ना सौर मंडल के ऊपर क्वेश्चंस दिखाएंगे किस तरीके से एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लेना। और किसे जो सुबह का तारा कहा जाता है, इवनिंग का तारा शुक्र को कहा जाता है, तो जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सौरमंडल से रिलेटेड वो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं। और धूमकेतु से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ये क्यों जो ग्रह होते हैं सिर्फ अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल होता है उसी के कारण ये अपने ग्रहों में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कुछ ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, जो सी टेट का जिनका सेकंड पेपर ज्योग्राफी का और सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी टेट में, वो सौरमंडल में इसी तरीके कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स कल फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आती हूँ मैं स्टूडेंट्स कल के लिए। तो कल फिर क्लास होगी आपकी 9 बजे। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना पता था ज्योग्राफी में जो टर्म्स यूज होती हैं, कितना आपको पहले नॉलेज थी, और आपका कितना आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता है, ज्योग्राफी पे फोकस करने की आवश्यकता है, वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं 9 बजे।